नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे किडनी की समस्या के रीनल फेल्योर के बारे में या गुर्दे की बीमारी के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, दो गुर्दे होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये पेट के अंदर और पीठ के पीछे तरफ पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह यह होता है कि हमारे शरीर में जो कचरा या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है उसको भी पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती हैं। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत रखना और जो खून में एसिड बेस बैलेंस होता है उसके लेवल को सही स्तर पर बनाए रखता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में खनिज होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन खनिजों के लेवल को खून में सही स्तर पर बनाए रखने का काम ये गुर्दे करते हैं। जब हमारा गुर्दा काम करना बंद कर देता है या फिर किडनी फेलियर हो जाता है, जो ये सारे काम किडनी या गुर्दे को करने चाहिए वो ये सारे काम नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से जो खून होता है हमारा उसमें कचरा भर जाता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल भर जाते हैं। जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वह खून में यानी कि ब्लड में भर जाते हैं और पानी की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है और जो हमारे शरीर में या ब्लड में जो खनिज होते हैं उनका लेवल भी कम या ज़्यादा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है और हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर की बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो कमजोर और वीक हो जाती हैं। इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया के तौर पर देखा जाए तो किडनी फेल होने का जो मुख्य कारण होता है वह है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा या शुगर की मात्रा को बढ़ जाना, और दूसरी होती है बीपी की बीमारी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की। ये दोनों ही मुख्य कारण है पूरी दुनिया में किडनी फेलियर के लिए। इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे अदर कारण इसके अलावा दूसरे और भी कई सारे कारण होते हैं, अदर कारण होते हैं। जैसे कि कई लोग पेन किलर का यूज करते हैं, दर्द के लिए पेन किलर का सेवन करते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग मेडिकल शॉप से बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पावरफुल एंटीबायोटिक या पेन किलर मेडिसिन का यूज करते रहते हैं। बिना किसी डॉक्टर को दिखाए रेगुलरली सेवन करते हैं, बिना डॉक्टर के दिखाए लंबे समय तक यूज करते हैं। उसकी वजह से किडनी की बीमारी होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है, पानी कम पीता है या यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता है, उसको भी किडनी फेलियर होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि पारिवारिक तौर पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं, जिसे हम जेनेटिक डिसीज बोलते हैं। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक डिसीज और होती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर डिसीज। इस डिसीज के अंदर भी कई सारे मल्टीपल कारण होते हैं जिसकी वजह से भी रीनल फेलियर होने के चांस होते हैं, रीनल फेलियर हो जाती है। उसके यदि हम बात करें इसके लक्षणों की, तो जिसके मुख्य लक्षण होते हैं उसमें कहा जाए तो एक रीनल की जो किडनी की बीमारी होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है जो साइलेंट होती है। शुरुआत में इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, शुरुआत में इसके साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं। जो व्यक्ति होता है, इसका पेशेंट होता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता है, उसको कोई किसी प्रकार के लक्षण महसूस नहीं होते हैं। जब किडनी की बीमारी होती है वह बढ़ जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, क्रोनिक स्टेज में चली जाती है, जो स्टेज होता है इसका वो बढ़ जाता है, तब इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसको जो मुख्य लक्षण होते हैं वो यह है कि जो व्यक्ति होता है उसको यूरिन कम निकलती है, यूरिन का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से यूरिन कम निकलती है, या कह सकते हैं यूरिन कम जाता है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और यूरिन कम निकलती है जिसकी वजह से जो वाटर होता है बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका शरीर फूला फूला सा लगने लगता है, शरीर फूल जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है। पिटिंग एडेमा है, नॉन पिटिंग एडेमा से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वो किडनी की प्रॉब्लम है नहीं है। पिटिंग एडेमा यानी कि जब पेशेंट को स्वेलिंग हो, पैरों में स्वेलिंग हो, तो आप ऐसे मान लीजिए उसका पैर है, आप ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल स्किन होती है, यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, दब जाता है, स्किन वहाँ के नीचे चली जाती है, तो ये पिटिंग एडेमा कहलाती है। ये साइन होता है कि उसको रीनल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, क्रिएटिनिन जो लेवल होता है क्रिएटिनिन का वो बढ़ गया है। तो आप पिटिंग एडेमा या नॉन पिटिंग एडेमा दोनों से क्लियर कर सकते हैं कि पेशेंट को किडनी की बीमारी हो रही है या अथवा नहीं है, या भविष्य में हो सकती है। इसके अलावा जो इसका पेशेंट होता है उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, शरीर में खुजली होती रहती है, भूख नहीं लगती है, खुजली होती रहती है, उल्टी सी महसूस होती है, कई बार तो उसकी उल्टियां हो ही जाती हैं।
इसके जो पेशेंट होता है उसको नींद, प्रॉपर नींद नहीं आती है, वो अच्छे से सो नहीं पाता है, रात में कई घंटे तक जागता रहता है। उसके बाद मिड नाइट या सो जब होने वाली होती है तब उसको जाकर नींद आती है। कई रातें ऐसी होती हैं कि बिना सोए ही रात निकाल देता है। और जो दिन रात का साइकिल होता है सोने का, उसका साइकिल, सोने का जो साइकिल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड, पेशेंट के जो ब्लड में होता है, ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये सारे कारण, लक्षण होते हैं, ये कारण होते हैं किडनी फेल्योर के। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें किडनी की बीमारी कैसे पता चलेगी कि व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो गई है अथवा नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो लक्षण बताए हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण हैं, किडनी फेल्योर के लक्षण देखने को मिलते हैं, साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि पिटिंग एडेमा, नॉन पिटिंग एडेमा हो रही है, दबाने, पैर को दबाने से गड्ढे बन रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, इसके अलावा भूख नहीं लग रही है पेशेंट को, नींद नहीं आ रही है, ये सारी समस्याएं, यूरिन भी कम आ रही है पेशेंट को, सही फूल गया है, हाथ पैर में पिटिंग, नॉन पिटिंग टाइप की एडेमा बन रही है, स्वेलिंग आ रही है पैरों में, तो हम इस प्रकार जो लक्षण वाला पेशेंट होता है उसको हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं या KFT करवाते हैं। तो हमें उसमें यूरिया की, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है या क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, या फिर यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं या यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कारण होता है कि जो यूरिन में जो होता है प्रोटीन का लीक हो रहा है, प्रोटीन बाहर निकल रहा है किडनी से यूरिन में। तो ब्लड और यूरिन के टेस्ट से हम किडनी की बीमारी का पता कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें जरूरत पड़ती है, या मोस्टली अधिकतर डॉक्टर जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किडनी प्रॉपर पोजीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज में होनी चाहिए, वो है या नहीं है, अपने स्थान पर है अथवा नहीं है, और देखते हैं उसको साइज और स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है, ठीक से है या नहीं है। यदि वो नॉर्मल शेप एंड साइज में है तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। इसके बाद यदि उसमें कोई पत्थर यानी कि स्टोन तो नहीं है किडनी में, किडनी स्टोन, रीनल स्टोन होने के चांस भी होते हैं कई लोगों को, वो स्टोन तो नहीं है किसी किडनी में, ये भी हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड के स्कैन से हम ये सब जानकारी ले सकते हैं किडनी के बारे में। दोस्तों, जो किडनी की बीमारी होती है वो मोस्टली दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि एक्यूट रीनल इंजरी, ऐसी बीमारी जो भी हाल फिलहाल में हुई है, जिसको ठीक होने के 100% चांस होते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दूसरे नंबर दो प्रकार की बीमारी होती है वो क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर क्रॉनिक रीनल डिसीज कहते हैं उसको। क्रॉनिक रीनल डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीज ऐसी बीमारी जो कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी है, और ऐसी बीमारी जो 3 महीने से ज्यादा है या लंबे समय से, बहुत लंबे समय से चली आ रही है बीमारी, इसको क्या है, ऐसी बीमारी क्या है जिसको रिकवर करने का चांस बहुत कम होता है। यदि किसी व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी डिसीज है, यानी कि उसके किडनी के रिकवर होने का चांस बहुत कम है, उसकी भी 5 स्टेज होती हैं, 1 to 5 स्टेज होती हैं उसकी। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी डिसीज है, उसकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं। पहला होता है कि डायलिसिस पे पेशेंट को डाल दिया जाए, दूसरा रास्ता होता है किडनी ट्रांसप्लांट करने का। सबसे पहले हम जानते हैं किडनी उनको डायलिसिस करने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डायलिसिस का काम होता है, ये मतलब होता है खून को साफ करना, जो किडनी का काम होता है। जो हमारी बॉडी में किडनी काम करती है, जो ब्लड होता है उससे कचरे को बाहर निकालने का काम किडनी करती है, वैसा ही काम डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। डायलिसिस के माध्यम से ये जो कार्य होता है, खून से कचरे को बाहर निकालने का काम, एक फिल्टर या मशीन के द्वारा करते हैं। डायलिसिस भी दोस्तों 2 प्रकार के डायलिसिस होते हैं। पहला होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वह डायलिसिस जो कि पेट से, पेट में हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है, लेयर होती है, वहां पे पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। दूसरा जो हीमोडायलिसिस होता है वो डायरेक्ट हाथ में हीमो यानी कि ब्लड के द्वारा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। दोस्तों, हीमोडायलिसिस में खून को डायरेक्टली फिल्टर किया जाता है फिल्टर में। इसके लिए पेशेंट को सबसे पहले फिस्टुला बनाना पड़ता है। दोस्तों, ये फिस्टुला जो होता है हाथ में बनाया जाता है, यहाँ पे हाथ में या कहीं पे भी जहाँ पे नसें आसानी से मिल जाएं, वहां पे फिस्टुला बनाया जाता है हाथ में। इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके दो नसों को जोड़ा जाता है। इस ऑपरेशन करके नसों को जोड़ा जाता है या फिस्टुला बनाया जाता है। इस फिस्टुला को हम आर्टेरियोवेनस फिस्टुला कहते हैं। 2 नसों को जोड़कर उसमें निडल लगाकर एक पाइप के द्वारा ब्लड को बाहर निकाल के फिल्टर करते हैं, और जो फिल्टर्ड खून होता है, साफ खून होता है, उसको वापस शरीर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो हफ्ते में 3 बार की जाती है।
जैसे जैसे पेशेंट की सीवियरिटी बढ़ती जाती है उसकी डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वह भी ज़्यादा होती जाती है। 3 दिन से 2 दिन पे भी आ जाता है पेशेंट, या किसी को कम प्रॉब्लम है तो हफ्ते में एक बार भी डायलिसिस की प्रोसेस हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। दूसरा टाइप का जो डायलिसिस होता है, दोस्तों पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो हम अपने पेट के माध्यम से ही करते हैं। तो हमारे पेट के अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, एक जगह होती है, वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी होती है, और एक लेयर भी होती है, पेरिटोनियल लेयर होती है, पेरिटोनियल लेयर होती है, जो कि हमारे अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उनको आपस में रगड़ने से बचाती है, उनको डैमेज होने से बचाती है पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में हम बाहर से पाइप डाल देते हैं, पेट के अंदर डाल देते हैं, जो कि परमानेंट वहीं पर रहता है। पेरिटोनियल कैविटी में ये पाइप डालने के बाद एक फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल फ्लूइड आता है, वो बैग में आता है, 2 लीटर का रहता है इसमें, जिसे हम जो बैग में आता है जिसे हम पेट में डाल देते हैं। पेट में डालने के बाद जो भी फ्लूइड हम डालते हैं, 2 लीटर का फ्लूइड हम डाल देते हैं, उसमें जो खून का जो कचरा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे इस बैग में जमा हो जाते हैं, और जो बॉडी में या शरीर में जो ज्यादा पानी होता है वो भी इसमें आ जाता है। जो डायलिसिस जो फ्लूइड होता है वो पेट के अंदर डाला था वो 6 से 8 घंटे में फिर से उसे पाइप के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद इसमें नया पैकेट डाल दिया जाता है। इस प्रकार का जो डायलिसिस होता है जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, इससे हमें डेली करना पड़ता है, दिन में 2 बार। आप जानते हैं रीनल या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, या गुर्दे का प्रत्यारोपण। इसका मतलब होता है कि हमें नया गुर्दा या नई किडनी किसी से डोनर से लेके शरीर में लगाना है। डोनर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिविंग डोनर, दूसरा होता है कैडेवरस डोनर। कैडेवर डोनर यानी कि डिसीज डोनर ऐसा व्यक्ति, ऐसा पेशेंट जो कि ब्रेन डेड हो, जिनका ब्रेन डेड हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, किसी और कारण से ब्रेन डेड हो जाता है, हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों की यदि ब्रेन की वजह से डेथ हो जाती है उसको हम ब्रेन डेड व्यक्ति या पेशेंट कहते हैं। ऐसे लोगों की एक किडनी निकाल के जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, इसे हम डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जो डायलिसिस से अच्छा होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ज्यादा अच्छा होता है। इसका कारण यह होता है कि इनकी जो हमारी किडनी के जो मुख्य कार्य होते हैं, किडनी ब्लड को फिल्टर करने का, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का, कई में जो खनिज होते हैं उनको उनके लेवल को मेंटेन करने का, ये सारा काम जो डायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते। डायलिसिस के द्वारा हम सिर्फ ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं, इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकते, खनिजों को मेंटेन नहीं कर सकते। ये सारा काम किडनी ही करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायलिसिस पे रहने से अच्छा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें नई किडनी पेशेंट के अंदर डाल दी जाती है, जो कि नॉर्मल किडनी की तरह ही काम करती है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो एसिड बेस बैलेंस बना रहता है, और खनिजों का लेवल बना रहता है, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, उनको कमजोरी नहीं आ पाती है। इसके अलावा ब्लड भी फिल्टर होता रहता है, कैपेसिटी अच्छी रहती है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि यदि किसी व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा गया है और यदि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करी, तो जो डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है, उससे उसको निजात मिल जाती है, बार डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है उसको। लेकिन इसमें ट्रांसप्लांटेशन में भी रिस्क होता है इन्फेक्शन का। कभी कभी क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें एंटीबॉडी काम करती हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर के जो सेल होते हैं उसको पहचानती है, हमारी एंटीबॉडी उसको पहचानती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसको हम, उसको एंटीबॉडी को बाहर की सेल को पहचानती है कि हमारे बाहर की सेल है, तो हमारे जो अंदर की एंटीबॉडी है जो WBC है वो है बाहर की सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, उनसे लड़ने लगती हैं और उनको सही से बाहर निकालने का काम करती हैं। कभी कभी ये क्या होता है, जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पेशेंट की जो इन्फेक्शन होते हैं, जो सेल होते हैं दूसरे व्यक्ति के सेल हमारी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति में डाले जाते हैं, ये व्यक्ति की बॉडी का दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है, तो जिसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी जो सेल व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वो नई किडनी को, नए ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती हैं, उससे ही लड़ने लगती हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का या किडनी को रिएक्ट करने का। कभी कभी क्या बॉडी हमारी जो पेशेंट की बॉडी होती है वो नई किडनी को रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, प्रॉब्लम हो जाती है जिससे किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ये समस्या बनी रहती है। इसकी वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऐसी मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जो दूसरा ऑर्गन होता है वो व्यक्ति की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। किडनी रिजेक्ट होने का रिस्क बना रहता है। यदि किडनी रिजेक्ट हो जाती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है पेशेंट के साथ में।
दोस्तों ये था किडनी फेल्योर यानी किडनी के बारे में सारी जानकारी। एलोपैथी में इसके स्टार्टिंग में भी आप कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक होती है, यह बीमारी असिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें कोई साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। जब इसके साइन एंड सिम्टम हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पेशेंट को डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, या फिर ऐसे कई लोग होंगे अभी भी जो डायलिसिस करवा रहे होंगे या जिनको डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सलाह दे दी होगी। दोस्तों आज हम जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के, ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसकी वजह से आप जो डायलिसिस की प्रोसेस है उसको धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। जो फ्रिक्वेंट आपकी डायलिसिस की प्रोसेस चल रही है, हर दूसरे दिन डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे करके आप इन मेडिसिनों के द्वारा यूज करके इसकी फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप लंबे समय तक मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है कि थोड़े कुछ दिनों के बाद आपकी जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए और आपकी किडनी नॉर्मल होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मेडिसिन को एक्ट करने में और पेशेंट को ठीक होने में। तो जैसे ही आपको किडनी की बीमारी पता चले, आप या डायलिसिस पे जाने वाले हो, तो आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें अपनी। तो जो डायलिसिस पे जाने से आप बच जाते हैं, डायलिसिस पे आप होंगे तो उससे बाहर आने के चांस बढ़ जाते हैं और किडनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब हम जानेंगे आगे कि ऐसी कौन कौन सी मुख्य मेडिसिन है जिसकी वजह से हम किडनी को ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो 4.25 से ज्यादा है या इससे काफी ज्यादा है और आपका यूरिया 40 से ज्यादा है और आपका जो GFR रेट है वो भी कम हो गया है, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी कम होते जा रहा है, जो बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जो आपको यूरिन निकलती बॉडी में यूरिन निकालते नॉर्मली, तो वो यूरिन निकालने की जो प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप यूरिन कम निकाल रहे हो तो हो सकता है कि आपको क्रोनिक रीनल फेल्योर की प्रॉब्लम हो रही हो या उस तरफ आप जा रहे हो और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये प्रॉब्लम आज के समय में बहुत सारे लोगों को है। इन सभी लक्षणों को या फिर डायलिसिस से बचने के लिए, डायलिसिस में हैं अगर आप, तो उसको खत्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है काली नाइट्रिकम। दोस्तों काली नाइट्रिकम जो मेडिसिन है वो 2 प्रकार से काम करती है हमारी बॉडी में। सबसे पहली होती है अस्थमा पे, दूसरा होता है हार्ट पे, जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट वीक हो गया है उस पे, जिसकी वजह से कार्डियक अस्थमा भी बोलते हैं। कार्डियक अस्थमा की प्रॉब्लम यदि किसी व्यक्ति को कार्डियक अस्थमा है तो इस मेडिसिन को लेने से आपको कार्डियक अस्थमा की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा मुख्य कार्य होता है वो होता है किडनी में जो GFR का रेट होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। किडनी जो होती है श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, उसे वहां पर रोक देती है और धीरे धीरे जो आपकी यूरिया का लेवल है और जो क्रिएटिनिन का लेवल है उसको नॉर्मल करती है, बैलेंस पे लाती है। उसको ठीक करने में बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है काली नाइट्रिकम। यदि किसी व्यक्ति को हाथ पैरों में सूजन आ गई, किडनी फेलियर की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से पिटिंग एडेमा हो रही है उसके पैरों में, वहां पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। टॉक्सिकल कंडीशन अगर बन रही है तो वहां पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको यूरिन कम हो रहा है और बाथरूम में जलन हो रही है तो भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपका जो ब्लड लेवल है, हीमोग्लोबिन है, वो कम हो रहा है या यूरिया का लेवल है, क्रिएटिनिन का लेवल है वो बढ़ रहा हो तो उसको मेंटेन करता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। कमजोरी महसूस हो, कमजोरी वजह से चक्कर आ रहे हो तो उसको भी मेडिसिन ठीक करती है। ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करती है काली नाइट्रिकम। मोस्टली जो मेडिसिन है काली नाइट्रिकम जो मेडिसिन है वो आपकी किडनी को हेल्दी बनाती है, उसको इम्प्रूव करती है, जिससे कि आपकी जो किडनी से संबंधित समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों काली नाइट्रिकम मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2 to 4 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार आपको यूज करना है। तो स्टार्टिंग में आपको जो मेडिसिन अभी मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको 2 महीने मेडिसिन का सेवन करना है। 2 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट आएगा तो इन मेडिसिन को आप लंबे समय तक लें और कंटिन्यू करें। इसके अलावा एक मेडिसिन और है जो कि किडनी की किसी प्रकार की किडनी में समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए, किडनी फेलियर के लिए, GFR रेट कम हो रहा हो, किडनी से बढ़ रही हो या किडनी में कोई और समस्या हो गई हो, तो डायलिसिस से बचाने में आपको बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का नाम है एल सीरम। एल सीरम मेडिसिन को आपको 7x पोटेंसी में यूज करना है। इसको यूज करने के लिए आपको 1/4 कप पानी लेना है, उसमें इसकी 15 से 20 बूंद डाल देना है और इसको दिन में 2 से 3 बार आपको यूज करना है एल सीरम मेडिसिन को। इसके अलावा एक पेटेंट मेडिसिन होती है जो कि आती है न्यू लाइफ कंपनी की, NL2 ड्रॉप। इसे भी आप 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में पिए दिन में 2 से 3 बार। इन दवाइयों का आप यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
इसके अलावा एक मेडिसिन और है जिसको आपको यूज करना है, जिसका नाम मेडोराइनम। मेडोराइनम 200 पोटेंसी में यूज करें सप्ताह में एक बार। दोस्तों एक बार मैं फिर से ट्रीटमेंट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मेडोराइनम 200 लेनी है सप्ताह में एक बार। इसे आप संडे के संडे भी ले सकते हैं, सुबह खाली पेट। सिर्फ आपको एक बार लेना है, दिन में एक बार। इसके बाद आपको फिर अगले हफ्ते यानी कि अगले संडे को इसका यूज करना है। मेडोराइनम 200 2 से 4 बूंद सिर्फ एक बार, दिन में एक बार। और दूसरी मेडिसिन है एल्सीरम 7x। इसको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी, सादा पानी में या गुनगुना पानी, किसी प्रकार पानी ले लें आप। 2 से 3 बार इसको यूज करना है। दूसरी मेडिसिन काली नाइट्रिकम 30 पोटेंसी 30 CH पोटेंसी में 2 से 4 बूंद दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है NL2 ड्रॉप। ये NL2 ड्रॉप न्यू लाइफ कंपनी की ड्रॉप है। इसको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में लेना है। 1/4 कप पानी में भी ले सकते हैं, आधे कप पानी में भी ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। सभी मेडिसिन, चारों मेडिसिनों को आपको कंटिन्यू लेना है। 2 से 3 में कम से कम 2 महीने आपको यूज करना है। यदि आपको आराम मिलता है तो इन मेडिसिन को आप कंटिन्यू करें, लंबे समय तक यूज करें, तो आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों यदि आप सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके आसपास जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करें, उनको अपनी सारी रिपोर्ट, सारे जो टेस्ट हैं उनको आप दिखाएं, आपकी जो पेशेंट की कंडीशन है उनको बताएं। क्योंकि जो होम्योपैथी होती है वो लक्षणों के आधार पर चलती है। तो आपकी जो मेडिसिन है वो हो सकता है कि दूसरी मेडिसिन सिलेक्ट हो तो दूसरी मेडिसिन देनी पड़े। मैंने इस वीडियो में जो मेडिसिन बताई है मोस्टली ये मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर होते हैं मोस्टली इन्हीं दवाइयों का यूज करते हैं। इससे पेशेंट को आराम मिल जाता है, ये दवाइयाँ चलती हैं। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि पेशेंट को देनी पड़ती है, जैसे कि लाइकोपोडिया में दवाई बहुत अच्छा काम करती है किडनी में, और कैंथरिस बहुत ही अच्छा काम करती है किडनी फेल्योर में। तो ये मेडिसिन भी आपको डायलिसिस से बचा सकती है। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है, जैसे कि टेरेबेंथिना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और कौन सी है, सल्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपको किडनी डायलिसिस की प्रॉब्लम से बचा सकती है। जो मैंने मेडिसिन इस वीडियो में बताई, जैसे कि मेडोराइनम हुआ और काली नाइट्रिकम हुई, और एल्सीरम हुआ, NL2 ड्रॉप हुई, ये 4 मेडिसिन मैंने मुख्य रूप से बताई हैं। अगर आप इन सिर्फ 4 मेडिसिन का यूज करते हैं तब भी बहुत ही इफेक्टिव और असरदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मैंने मेडिसिन के नाम लिए हैं वो इसके अलावा मेडिसिन चलती हैं जो कि आपके लक्षणों के आधार पर आपके जो आसपास जो डॉक्टर होगा वो आपको मेडिसिन सिलेक्ट करके आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। जो मैंने मुख्य 4 मेडिसिन बताई हैं वो आपको कॉमनली इनका यूज कर सकते हैं, और अधिकतर डॉक्टर इन 4 मेडिसिन को तो यूज करते ही करते हैं। इस मेडिसिन का यूज करने से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके पेशेंट की जो किडनी फेलियर की समस्या है, डायलिसिस की समस्या है, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। उसने यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। अपने मन से किसी दवा का सेवन ना करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आपको किसी और टॉपिक पे, नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उस टॉपिक में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।